हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी कंटिन्यू कर रही होगी। अब मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि शायद आपको लास्ट वाले वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें कि आप आसानी से हर एक चीज़ कर सकते हैं। आपके दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टास्क को एनी टाइम कंप्लीट कर सकती है। बात सिर्फ कंसंट्रेशन की है कि आप उस तरफ अपना पूरा दिमाग लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। तो दिमाग को एकाग्रचित कीजिए और फिर काम कीजिए। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो क्वेश्चन बैंक को डील करते हैं। अब है इसके 3 नंबर वाले जो सवाल हैं वो हम डील करने वाले हैं बच्चों। देखिए इसका जो पहला सवाल है वो ये है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में अंतर लिखिए। कौन सा सवाल है ये? सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर लिखिए। तो सिंपल सा है भाई, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है वो समझिए। क्या भाई, जब सॉरी मैं इसे कुछ ऐसा लिखना चाहूंगा। सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर जब सेल से बाह्य परिपथ में या परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है बच्चों। तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर होगा, कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर होगा कब? जब परिपथ में धारा जा रही है। किससे? सेल से जा रही है, ठीक है। परिपथ में जब धारा जाती है तब हम टर्मिनल वोल्टता को कैलकुलेट करते हैं। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। वापस से अगर हम जब विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, किसकी बात करें? विद्युत वाहक बल की बात करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर ही है। लेकिन कब? जब सेल से बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है। जब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती तो फिर क्या होता है? विद्युत वाहक बल। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ये आपस में किस तरीके से संबंधित है? तो भाई 2 तरीके से संबंधित है। कब? पहला, जब सेल से धारा जा रही हो। जब सेल से धारा जाती है तो हम लिखते हैं V = E - IR, ठीक है। और जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो, लिखोगे आप, जब सेल से धारा जा रही हो, परिपथ में धारा बह रही हो। और दूसरे में क्या लिखोगे? जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो। ये सेल को चार्ज करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ऊपर वाला भी लिख करके आ जाओगे तो भी इतना काम बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला देखिए, दिए गए चित्र में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको वैसे दिखाई अच्छे से नहीं दे, चांसेस ऐसे हैं भाई। तो इसके लिए क्या काम करेंगे अपन? कुछ ऐसा है ये, और भी रह गया, ओके ये रह गया। हाँ भाई, तो अब क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर 1.2 एम्पियर है, यहाँ पर 0.7 एम्पियर है, ये 0.1 एम्पियर, यहाँ पर ये आई आपको कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर 0.8। बहुत सिंपल है भाई। इसे पूरा एक जंक्शन मान लो, ये एक ही जंक्शन है बच्चों। तो इस संधि पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धारा ये, इन दोनों का योग कितना होगा? 1.2 + 0.7 कितना हो गया? 1.9 हो गया क्या? इस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। 3 धाराएं जा रही हैं, ठीक है। तो 0.1 को 0.8 से जोड़ो, कितना आएगा? 0.9 आएगा, और आई ऐसा का ऐसा। तो आई बराबर मेरे हिसाब से पता चल गया होगा, कितना होगा? 1.0 एम्पियर या 1 एम्पियर। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। क्या हमने केवीएल लगाया, पहला नियम लगाया, काम खत्म हो गया, है ना। इन दोनों को जोड़ो बराबर, इन तीनों को जोड़ के बराबर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है?
विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आने लायक सवाल है। विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं रिवीजन के, तो मैंने जब यूनिट सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, उनमें से एक सवाल ये भी है। परिपथ चित्र बना करके प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दिशा बताइए भैया। तो देखो पहले तो परिपथ चित्र बना लो, बहुत सिंपल सा है। और बच्चों ज्यादा बेहतर यही होगा कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना वो कर लीजिए, आपका बहुत सारा क्या मैं कहता हूं ऑलमोस्ट काम बैठ जाएगा। 1 से लेकर 5 यूनिट और लास्ट वाली यूनिट जो 10 यूनिट है उसके मैं महत्वपूर्ण सवाल बता चुका हूं, और किस तरीके से आएंगे वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। उनको करके चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो रिवीजन क्लास का हर एक लेक्चर अटेंड करो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शर्त इतनी है कि आप उन्हें सॉल्व करें। आप उन्हें सॉल्व नहीं करोगे तो कहां से काम होगा। मैंने इवन न्यूमेरिकल तक बताया आपको। हाँ भैया, तो ये परिपथ चित्र हो गया, ये प्लस का ये माइनस का। फिर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाते हैं, सीधी सी बात है, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की गति की दिशा। धारा की दिशा कैसी होती है, ये धारा की दिशा होती है, ठीक है ये बात। फिर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, ए मान लिया। इस चालक तार की लंबाई कितनी, एल मान ली। फिर इसका ये पी क्यू चालक तार बना दी। तो हमने थ्योरी में क्या लिखना है, माना पी क्यू एक एल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ काट का क्या है, चालक तार है, जिसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल है। एकांक आयतन में, पूरे आयतन में नहीं बच्चों, एकांक आयतन में स्मॉल है। देखो मेरे को धारा में देखना है, धारा निकालनी है एक तरीके से, क्योंकि जब मैं धारा की बात करूं तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T होता है, ठीक है। और ये धारा किस तरीके से रिलेटेड है अपवहन चाल से, इन दोनों के मध्य संबंध भी स्थापित करना है। तो मैं पहले धारा को ही सोल्व कर लूं ना, धारा को सोल्व करेंगे तो ये दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर आवेश देखा, आवेश कैसे निकाला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू N ही होता है क्या भैया, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, T। बस इस चीज को सोल्व करना है और इसे समझना भी है। यहाँ पे स्मॉल n कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि हम जब इसमें काम करेंगे तो स्मॉल n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ये क्या है, इसे समझिए, कुल इलेक्ट्रॉन गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश है बच्चों। तो आप सबसे पहले कुल इलेक्ट्रॉन निकालो। कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा वो समझिए। तो कुल इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने क्या काम किया, तुमने बोला माना, समझिएगा, माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, स्मॉल n। अतः कुल इलेक्ट्रॉन या संपूर्ण आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, तो ये तो एकांक आयतन में, इसे कुल आयतन से गुणा कर दो। कुल आयतन क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई ही कुल आयतन होता है। तो हमने बोला एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन गुणा कुल आयतन A इंटू L, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अतः आवेश, बहुत छोटे रूप में बता रहा हूं मैं, Q इज इक्वल टू N, तो ये हो गया, और इसको किससे गुणा करो, E से, ये आवेश हो गया। अब चलो समय देखेंगे। समय कैसे देखा जाएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि डेरिवेशन कैसे परफॉर्म हो रही है। तो समय कैसे देखा जाएगा, तो हम बोल रहे हैं कि माना इलेक्ट्रॉन Q से लेकर P तक T समय में VD चाल से L लंबाई तय करते हैं। समय कितना, T, कौन सी चाल, VD, कितनी लंबाई या कितनी दूरी, L दूरी तय कर रहे हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, बताओ होता है नहीं होता, दूरी बटा चाल। चलिए, अतः विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई T। Q क्या, N A L इंटू E डिवाइडेड बाई T क्या, L डिवाइडेड बाई VD। ये तो कैंसिल हो गया, VD कहाँ गया, ऊपर। तो इसी तरीके से लिखो N E A और VD, विद्युत धारा और अपवहन चाल में संबंध, ठीक है। ये बात अच्छा सवाल है, ध्यान रख लीजिएगा। और डेरिवेशन और अच्छे से देखनी है, मैंने वीडियो में करवा रखा है। हाँ भाई, और आपकी सुविधा के लिए बच्चों अगर आप देखेंगे तो जो यूनिट वाइज में काम करवा रहा है ना आपको,
और घर में रिवीजन क्लास में देखो, डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियो एक साथ दे दी जो आपके सिलेबस का भाग है ना। तो वहां पे आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में गए, टॉपिक सामने लिखा हुआ है, उस टॉपिक के लिंक के ऊपर क्लिक किया था। ओके, आगे देखिए भाई, चित्र बना दिया, सारा काम हो चुका है। हाँ, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु सामान्यतः मध्य भाग में ही क्यों प्राप्त करना चाहिए, समझाइए। ये देखो, ये सवाल आया हुआ है, पिछले साल का एक बोर्ड का सवाल है ये, है ना। तो इस साल तो आने के चांसेस है नहीं, लेकिन तो भी 1 नंबर का सवाल आया था पिछले साल, 2020 का सवाल है ये। क्यों प्राप्त करते हैं बीच में, इसका एक ही कारण है, क्योंकि मध्य में मीटर सेतु की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है, अतः प्राप्त पाठ्यांक में त्रुटि नगण्य होती है। ठीक है, क्या मीटर सेतु की सुग्राहिता मध्य में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, अतः त्रुटि क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसलिए आगे देखिए इसका बी भाग, चित्र में ये अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, और ये शायद मैंने ऐसा आपको बताया भी होगा कि ये सवाल तैयार कर लीजिएगा। चित्र में 1 मीटर ब्रिज को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया। संतुलित अवस्था में मतलब बीच में धारा, वापस से कोई धारा नहीं जा रही है। अज्ञात प्रतिरोध x का मान आपको ज्ञात करना है। यदि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध 1 सेंटीमीटर, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखो, अगर ऐसा है तो नीचे 45 सेंटीमीटर संतुलित लंबाई है, 45 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 45 सेंटीमीटर का कितना, 45 ओम। बच गया कितना, 100 सेंटीमीटर में से 45 एक तरफ, तो बच गया कितना, 55। तो एक तरफ 45 ओम है, दूसरी तरफ 55 ओम है, ये ध्यान में रखने लायक बात है। और प्रवाहित धारा भी ज्ञात करनी है। देखिए, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा बच्चों, समझिए, मैं डायरेक्ट काम करने वाला इंसान हूं इस केस में। ये x लिख दो, और इधर जो प्रतिरोध है कितना, 11 ओम मेरे को दिख रहा है, जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है वैसा मैं काम कर रहा हूं। इधर मैंने तार 45 सेंटीमीटर वाला लिया, इधर मैंने 55 सेंटीमीटर वाला लिया। ये 55 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर के लिए 45 ओम और 55 सेंटीमीटर के लिए 55 ओम। ठीक है भाई, ऐसा बैटरी लगा करके मैंने खत्म कर दिया। नीचे जो भी लगाओ, बैटरी जो मेरे को देखने को मिल रही है वो 6 वोल्ट की बैटरी, और पूछ रहा है कि जो धारा जा रही है ना, वो धारा भी आपको ज्ञात करनी है। ये आपकी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है शायद। देखिए, इस प्रतिरोध को R1 लिखो, इसको R2, इसे R3 और इसे R4। ये क्वेश्चन नंबर बी है ना, 4th का भी है शायद, या 3rd का भी। हाँ भाई, कैसे काम करेंगे, संतुलन की अवस्था में R1 बटा R2 बराबर होता है R3 बटा R4 के। ठीक है, चलिए आगे देखो, R1 का मान तो ज्ञात करना है, R2 का मान कितना है, 11, बराबर कितना भाई, R3 45 और R4 55। इसको इससे काटो 5 बार और इसको इससे काटो 9 बार, तो कुल मिलाकर के अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना हुआ, 9 ओम। 1 नंबर का सवाल खत्म। अब धारा निकालनी, तो धारा क्या होगी, कुल वोल्टा बटे कुल प्रतिरोध। अब तो कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो देवता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना, 9 ओम, ये कितना, 11 ओम, ऊपर कितना, 20 ओम। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिखा, ऊपर वाला प्रतिरोध जो है वो 20 ओम का है। 20 ओम कैसे आया, 9 + 11। ठीक है, नीचे वाला प्रतिरोध, नीचे वाला कितना लिखेंगे, नीचे वाला हमने लिखा Q, 45 + 50 कितना हो गया, 100 ओम हो गया। चलिए, P और Q, ये और ये कौन से क्रम में है, श्रेणी या समांतर, आंसर है समांतर क्रम में। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, P समांतर है Q के। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर क्रम में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, यही फॉर्मूला चलता है। इसका मतलब P × Q डिवाइडेड बाय P + Q। ठीक है, चलिए, P × Q मतलब 20 को 100 से गुणा कीजिए, और भाग किसका लगाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 आएगा। ये 0 से ये गया, और इसको इससे काटा तो कितना आएगा, 6। इसको इससे काटा तो 50, 50/3। ठीक है, R इक्विवेलेंट का मान कितना, 50/3 ओम। V का मान कितना है बच्चों, 6 वोल्ट। बताओ धारा आएगी नहीं आएगी, क्या भाई, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, 6 में इसका भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार के लिए वीडियो चेक कर लेता हूं कि ये क्लैरिटी तो ठीक आ रही है, अपनी शक्ल तो जैसी है वैसी है भाई। ओके, ये चलो, ये ठीक है। और इसकी अगर मेरे को ब्राइटनेस थोड़ी सी भी अगर बढ़ानी हो तो मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना। थोड़ा सा ब्राइटनेस को और बढ़ा देते हैं भगवान। ओके, वीडियो की थोड़ी सी ब्राइटनेस मैंने और बढ़ा दी।
ओके, अब देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विभव मापी के मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए। मानकीकरण क्या होता है, तो हम बोलते हैं मानक सेल जैसे कैडमियम सेल और डेनियल सेल की सहायता से किसी विभव मापी तार की विभव प्रवणता को ज्ञात करना ही मानकीकरण कहलाता है। यही तो होता है। और मानकीकरण के लिए डायग्राम क्या होगा, बहुत सिंपल है। कैसे भाई, ये देखो बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और फिर विभव मापी बना दो। ये विभव मापी तार हो जाएगा ए और बी, ठीक है। पूरी कनेक्टिविटी अच्छे से दर्शाइएगा। ये धारा ऐसे दर्शा दो, ये ई हो जाएगा या ईपी लिख दीजिएगा, इसे कुंजी के लिख दीजिएगा, ये धारा नियंत्रक आरएच हो जाएगा। फिर यहां पर आप मानक सेल लगा दीजिए जिसका विद्युत वाहक बल ई नॉट लिख लीजिएगा। फिर यहां पर गैल्वेनोमीटर और ये लो जॉ कीजिए और इसको संतुलित लंबाई क्या मान लिया, x। तो विभव प्रवणता क्या होती है बच्चों, x बराबर होगा ई नॉट डिवाइडेड बाय संतुलित लंबाई। यही तो ज्ञात करते हैं विभव प्रवणता, किसकी सहायता से, मानक सेल की सहायता से। तो ई नॉट क्या है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल है, लिख लीजिएगा। जहां ई नॉट क्या है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल, मानक सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। चलिए आगे देखो, इसी में ही एक और सवाल दे रखा है चौथे में, 20 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी का एक घनीय परिपथीय जाल इकट्ठा समूह, हाँ भाई, परिपथीय जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। बच्चों ये मैंने सवाल बहुत अच्छे से करवाया है ना। वो घन वाला डायग्राम याद है क्या, प्रतिरोधों के संयोजन का, मैंने आपको ये बताया भी था, ठीक है। ये प्रतिरोधों के संयोजन का ये जो सवाल है ये बोर्ड में आ चुका है, घनीय जाल वाला, ठीक। तो ये इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वापस से डायग्राम बहुत ज्यादा बनाना पड़ जाएगा। और ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया, तो आपको वहां समझ में भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। आगे देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखिए। प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आपको दोनों बोले थे। द्वितीय नियम कौन सा है, लूप का नियम है। लूप का नियम क्या बोलता है बच्चों, समीशन v, पांचवा बोल रहे हैं ना, समीशन v बराबर 0। ये जरूर लिख करके आओगे। कौन से नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या बोलोगे, तो हम बोलेंगे प्रतिरोधों एवं सहलों से बने किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। किससे बना है, प्रतिरोधों और सेलों से बने किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। हाँ भाई, यह किस भौतिक राशि के संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत किरचॉफ के लूप के नियम द्वारा सत्यापित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवश्यक चित्र भी बनाइए, मैं आवश्यक चित्र बना देता हूं और आपको बता देता हूं। देखिए जल्दी से काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या काम होने वाला है। तो पहले तो व्हीटस्टोन सेतु ये लो, है ना, ये R1 R2 R3 R4 ले लिया। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर ले लीजिएगा, एक कुंजी ले लीजिएगा, ये लो, और इसे K2 कुंजी कह लीजिएगा। ये एक बैटरी यहां पे लगा दीजिएगा, एक कुंजी यहां लगा दीजिएगा। ये तो आपका परिपथ बन गया। इसमें धारा जरूर दर्शाइएगा, ठीक है। ये धारा I है, ये बैटरी B है, ये कुंजी K1 है, वो K2 थी, ठीक। अब धारा अंदर देखो, अंदर कैसे, तो ये I जा रही है, इधर आती है, ये दो भागों में डिवाइड हुई, इधर और इधर, ठीक है। इस वाले में कितनी I1, इस वाले में कितनी I2, ठीक। ये I1 इधर से आई और इसमें गई। I1 का कुछ भाग, ये ABCD नाम लिख लीजिएगा, A B C और D, ठीक है। तो इसका कुछ भाग जो है इसमें चला गया, कब, जब B विभव ज्यादा था, किससे, D से। तो इसमें IG धारा गई, तो इधर कितनी धारा जा रही है, आंसर है I1 में से IG को घटा दो, I1 माइनस IG। अब IG इधर से आई, I2 इधर से आई, तो इसमें कितनी गई, आंसर है IG प्लस I2 या I2 प्लस IG,
ऐसा ये परिपथ है और ये धारा वापस से आई। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे। संतुलन की अवस्था में Ig का मान 0, ये आपको लिखना पड़ेगा भैया। फिर मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से KVL लगाओगे। किसमें क्या लगाएंगे? KVL। तो हमने लिखा लूप ABDA। कौन सा लूप है? लूप ABDA में किससे? KVL से, किरचॉफ के वोल्टा के द्वितीय नियम से। क्या होगा भाई? लूप की दिशा में चलो, बैटरी तो है नहीं, तो एक तरफ वाला भाग हमेशा 0 रहेगा। इस तरफ वाले में देखो, धारा की दिशा में जाओगे तो प्लस में लिखना, धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो फिर विभवांतर माइनस का लिखना। अभी हम ऐसा ही करके देख रहे हैं। तो ऐसे गए, धारा की दिशा में जा रहे हैं, लूप कौन सा है? ऐसे यूं जा रहे हैं धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में गए तो I1 किससे गुणा हुआ? R1 से, तो ये हुआ I1 R1। फिर ऐसे गई Ig देखो किससे गुणा होगा? G से, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, तो ये हो जाएगा Ig इंटू G। अब ये ध्यान रखो, धारा की दिशा में ही जा रहे हो इसलिए प्लस का लिखोगे। अब देखो हम ऐसे गए और धारा ऐसे जा रही है विपरीत दिशा में, तो इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा? माइनस का। तो ये लिखोगे माइनस का R3I2 बराबर में कितना बच्चों? 0। क्लियर? ठीक, इसको उठा करके दूसरी तरफ पटको। अगर मैं इसको उठा करके दूसरी तरफ पटकू तो ये प्लस का हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये इक्वेशन। ठीक है, काम हो गया है ना? मैंने एक स्टेप खाली और कुछ नहीं है। फिर अगला लूप देखो, कौन सा लूप है? लूप BCDB। BCDB में किससे? वापस से KVL से। सेम रामायण वही, धारा की दिशा में जाओ तो प्लस का, धारा के विपरीत दिशा में देखोगे तो फिर गुणनफल माइनस का लिखना। ऐसे गए B से लेकर C, यूं जा रहे हैं ना लूप, ऐसे ले रहे हैं, तो B से C गए, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो I1 माइनस Ig को गुणा करो किससे? R2 से। I1 माइनस Ig गुणा होगा किससे? R2 से। फिर ऐसा गए और धारा ऐसे जा रही है विपरीत दिशा है, तो फिर माइनस का लिखोगे। Ig प्लस I2 और किससे गुणा हो? R4 से। फिर ऐसे जा रहे हैं और धारा ऐसे आ रही है, हम तो ऐसे जा रहे हैं D से B की ओर, और धारा विपरीत आ रही है, तो ये माइनस का लिखा जाएगा। क्या? Ig को किससे गुणा करोगे? G से, बराबर में क्या? 0। दूसरी तरफ लेकर के चलो इसको। अगर दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये दोनों माइनस के थे, दूसरी तरफ जाते कैसे हो जाएंगे? प्लस के। तो दूसरी तरफ जाके ये चीज ऐसी हो जाएगी। डन। चलो, तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। एग्जाम में मत करके आ जाना, एग्जाम में ये फाइनल स्टेज बता रहा हूं मैं, है ना? स्टेप जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे ही। पहली स्टेप वो जो अपने बनाई थी, ये दूसरी स्टेप होनी चाहिए। इसमें पहली स्टेप जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, ये दूसरी स्टेप है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था में धारा मापी में जाने वाली धारा का मान 0 होता है। वापस से सुन लीजिए, संतुलन की अवस्था में धारा मापी में जाने वाली धारा का मान 0 होता है, क्योंकि B तथा D बिंदु पर विभव समान होता है। क्यों? क्योंकि B और D बिंदु पर विभव समान है। तो अब क्या होगा? जहां जहां Ig है ना देवताओं, उसको हटा दो, 0 कर दो। अतः समीकरण 1 व 2 में Ig का मान 0 रखने पर, अतः समीकरण 1 और 2 में Ig का मान 0 रखो, तो यहाँ पे Ig का मान 0, इसकी रामायण खत्म। क्या बचा? I1 R1 बराबर में क्या बच्चों? R3I2। ठीक है, फिर इसमें देखो Ig को 0 रखा, तो यहाँ पर क्या बचा? I1 R2। इधर देखो ये तो हट गया, तो ये I2 R4 हो गया क्या? दूसरी तरफ I2 R4, ये तो 0 हो जाएगा Ig को 0 रखते। मिल गया ये समीकरण नंबर 3 क्या, और ये समीकरण नंबर 4 आ गया। अब क्या करो? समीकरण 3 में किसका भाग लगाओ? 4 का भाग लगा दो देवताओं। I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, क्या मिला? R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। यही तो चाहिए था। धारा की दिशा मत भूल जाना। ठीक है, काम करो अच्छे से, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ भाई, ये हुआ भाई। अब आगे देखिए, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? फिर विभवमापी की सहायता से आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आवश्यक चित्र बनाते हुए गणितीय संबंध व्युत्पन्न कीजिए भैया। तो चित्र आधे नंबर का है,
आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, वो पूरा डेरिवेशन है, वो 2 नंबर का डेरिवेशन है। और आगे उसने क्या किया है, आधे नंबर का आंतरिक प्रतिरोध बताया। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध ही होता है। और प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, तो हम बोलेंगे किसी सेल में क्या होता है बच्चों, विद्युत अपघट्य होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो हम बोलते हैं किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वापस से, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य सेल में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। काम खत्म। अभी विभवमापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, डायग्राम समझ लीजिएगा। विभवमापी का प्राथमिक परिपथ ऐसा का ऐसा ही है। देवताओं में ये पहले भी करवा चुका हूं। पहले का मतलब जब मैंने रिवीजन क्लास ली थी तब भी मैंने ये बताया था, बताया ही था, मेरे को याद है। ये ए और ये क्या होगा, बी, धारा को प्रदर्शित करो। ये ई, ये कुंजी के, ये धारा नियंत्रक आर एच, है ना। चलो आर एच ही होगा इधर। तो फिर एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, इसका विद्युत वाहक बल ई ले रहा हूं, इधर ईपी लिख देते हैं। फिर यहां पर इसका एक और ये आरबी प्रतिरोध बॉक्स, जिसका प्रतिरोध हम आर लिखेंगे। यहां कुंजी K2 लिख लीजिए और इसे K1 लिख लीजिएगा। और ये देवताओं ऐसा कनेक्ट होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और ये आपका डायग्राम तैयार, ये जो कि जे है, ठीक है। चूंकि ये कुंजी बंद है इसलिए इसमें भी धारा की दिशा आप प्रदर्शित करेंगे ऐसा। पहला केस जब कुंजी K2 ऑफ है ना, हम क्या करेंगे, मेन टास्क क्या है, आप कैलकुलेशन तो करनी है। तो हम बोलेंगे जब कुंजी K2 क्या है, ऑफ है, खुली है। खुली है तो इसमें धारा जाएगी नहीं। उस स्थिति में यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, तब वो संतुलित लंबाई किसके लिए होगी, E के लिए। E इज इक्वल टू क्या, XL1, ठीक है। अब कुंजी K2 को क्या कर दिया, ऑन कर दिया है। ऑन कर देंगे तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या हो जाएगा, XL2। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, E भी आ गया, V भी आ गया, आंतरिक प्रतिरोध निकाला जा सकता है। वापस से सुनो, K2 ऑफ था, ये K2 को ऑन किया, K2 ऑन, तो फिर ये टर्मिनल वोल्ट था, ये समीकरण नंबर। अब सिंपल सा टास्क है। क्या टास्क है भाई, हमने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू सॉरी V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। हमें स्मॉल r निकालना है, तो आई आर इधर ले आओ, ये तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या, E माइनस वी। तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस वी डिवाइडेड बाय आई। आई क्या होता है, ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू आई आर लिखते हो आप, है ना। तो ओम का नियम लिखिएगा, यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं। चलो इसके आगे कर लो, ओम के नियम से V बराबर आई आर, इसका मतलब I बराबर क्या होगा, V डिवाइडेड बाय आर। चलो मान रखो, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस वी डिवाइडेड बाय V बटा R। R कहाँ गया, ऊपर। ये R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है। मान रखो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर E का मान कितना, XL1 माइनस XL2 डिवाइडेड बाय XL2 गुणा होगा क्या, R से। X को कॉमन लिया और काट देना, क्या आएगा, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। निहायत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। डायग्राम आधे नंबर का, धारा की दिशा अच्छे से बताना। फिर 2 नंबर का ये काम हो गया, 1 नंबर की आपकी परिभाषा होगी। बताओ भी नंबर का टाइम, चांस ही नहीं, कठिन नहीं। भाई, आदर्श अमीटर व वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, भाई कितना होता है बच्चों, अमीटर व वोल्टमीटर का। अमीटर का 0 होता है और वोल्टमीटर का कितना होता है, वोल्टमीटर का बच्चों अनंत होता है। वीडियो को चेक करेगा एक बार के लिए। हाँ भाई चलो ठीक है काम। हाँ देखो अब आगे फिर क्या बोल रहा है,
सातवें में सातवां ही है ये। फिर बोल रहा है कि अपवयन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन J बराबर सिग्मा E प्राप्त कीजिए। कर सकते हैं, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है। J बराबर सिग्मा E बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, पता नहीं मैं कितनी बार करवाऊंगा। आप प्लीज, मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, ये जो रिवीजन क्लासेस है ना L01 से स्टार्ट हो रही हैं, ये पूरी देख लीजिएगा। अगर आपने पूरी देख ली तो आपकी फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा कंठस्थ हो जाएगी। पूरी देखने का मतलब ये है जो जो सवाल मैंने बताए वो हो जाने चाहिए आपके। कुछ मैंने डेरिवेशन वही करवाए हैं, जैसे 8वां 9वां और 10वां चैप्टर का तो डेरिवेशन मैंने हाथों हाथ करवाए हैं बच्चों। और वैसे भी 5वें के भी कुछ भाग बताए। देखिए I बराबर क्या होता है, NEAVD, मैं जल्दी से करवा रहा हूं। फिर हमें पता है I बटा A अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा NEVD। I बटा A क्या होता है, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या, J बराबर NEVD। चलिए VD अपवयन वेग है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है NE, और ये होता है म्यू E। होता है नहीं होता, होता है ना। तो हमने J बराबर लिखा NE म्यू E। म्यू क्या होता है वो भी समझ लीजिए, E टू डिवाइड बाय M। E टू डिवाइड बाय M, ये म्यू होता है, ठीक है, गतिशीलता का फॉर्मूला। तो फाइनली मिला NE स्क्वायर टू डिवाइड बाय M इंटू E बराबर J। ये एक नियतांक है किसी चालक के लिए, जिसे चालक की चालकता कहा जाता है। तो J बराबर आया सिग्मा E। यही तो चाहिए था। सदिश रूप में इसके भी सदिश लगा दीजिएगा, इसके भी सदिश लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से काम हो जाएगा, बहुत सिंपल था। डेरिवेशन पूरा 5 से 7 लाइन होगा ये। आगे देखिए भाई, आज अपन और भगवान इस चैप्टर को ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर आगे प्रकाश वाले हैं तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे। देखिए आगे क्या बोल रहा है, दो विभवमापी A और B के लिए विभवांतर व लंबाई के साथ परिवर्तन को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, ये सवाल अच्छा है। क्या पूछेगा, सुग्राहिता पूछेगा। कौन सी विभवमापी सुग्राही है एवं क्यों। देखो सुग्राहिता वही अच्छी होगी, मतलब विभवमापी वही सुग्राहिता अच्छी होगी, अधिक सुग्राही होगी, जिसके लिए x का मान कम होगा। वापस से सुन लो, जिसके लिए x का मान कम होगा वह विभवमापी अधिक सुग्राही होगी, ठीक है। चलिए तो अब देखो कैसे निकालेंगे। ये V इधर है, L इधर है, दो लाइनें ऐसे खींची हुई है, ये A और ये B, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूं, तो मैंने एक फिक्स कर लिया भैया, क्या, या तो V को फिक्स कर लो या L को फिक्स कर लो। मैं V को फिक्स करके चलता हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि सभी के लिए ये V1 मान लीजिए। तो इस V1 विभव के लिए A के लिए तो संतुलित लंबाई है L1 और दूसरी के लिए संतुलित लंबाई है L2, ठीक है। तो अगर मैं विभव प्रवणता XA निकालता हूं, मतलब A की विभव प्रवणता निकालता हूं, तो ये है V1 बटा L1, और अगर B के लिए विभव प्रवणता निकालता हूं, ये है V1 बटा L2। V तो कॉमन है, विभव प्रवणता लंबाई पर निर्भर कर रही है, ठीक है। L2 का मान ज्यादा था, लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विभव प्रवणता कम हो गई तो सुग्राही ज्यादा हो जाएगी, समझिएगा। तो हमने क्या लिखा, समझना, L2 का मान ज्यादा है किससे, L1 से, अतः XB का मान कम है किससे, XA से, अतः B वाली विभवमापी अधिक सुग्राही होगी। क्यों, क्योंकि विभव प्रवणता कम है। बात समझ में आ गई क्या देवताओं, क्लियर। चलिए अब इसके आगे देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर से विभवमापी अधिक उपयुक्त क्यों है। बहुत सही बात है, हम वोल्टमीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किसका, विभवमापी का उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि विभवमापी द्वारा पाठ्यांक लेते समय यह परिपथ से किसी प्रकार की धारा ग्रहण नहीं करती, अर्थात नगण्य तो होना ही नहीं चाहिए, शून्य धारा पर कार्य करती है। इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है जब ये रीडिंग लेती है। जबकि वोल्टमीटर में क्या होता है, यह परिपथ से मूल धारा का कुछ भाग ग्रहण करता है,
इस कारण विभवांतर जो है वो एक्चुअल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, सामान्य। तो ध्यान रखिएगा, विभव मापी द्वारा पाठांक लेते समय यह परिपथ से किसी प्रकार की धारा का उपभोग किए बगैर एक अनंत प्रतिरोध वाले उपकरण या अनंत प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। अतः इससे प्राप्त पाठ्यांक जो है वह अच्छा होता है या अधिक दक्ष होता है। ठीक है, एक विद्युत यूनिट में कितने जूल होते हैं? एक यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 10वीं का सवाल उठा करके दे दिया देवता ने। नवा देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा भी थोड़ी देर पहले दी है देवता ने, वापस से लिख दिया इसने। दो सेल E1 और E2 विद्युत वाहक बल के आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणीक्रम संयोजन, ये श्रेणीक्रम संयोजन आ सकता है, मैंने उस समय बताया था। श्रेणीक्रम संयोजन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और सेल के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। मैं इसका वीडियो जो है वो लिंक अप कर दूंगा, कौन सा, रिवीजन क्लास वाला भी लिंक अप कर दूंगा, और वो जो वीडियो है वो भी लिंक अप कर दूंगा। तो मेरे को कौन से के वीडियो, 190 का वीडियो लिंक अप करना है। डेरिवेशन में से ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन तो भी एक चौथे का। ठीक है, आगे देखिए 10वां, मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो बच्चों, यही मैंने सवाल आपको बताया था, ये बोर्ड का सवाल है, मैंने उस समय करवाया भी था, है ना, ये बहुत अच्छे से मैंने ये करवाया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि परिपथ चित्र तो बनाना ही है, और सूत्र कौन सा आएगा बच्चों, S बराबर 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R। ये अच्छे से डेराइव करना है। डायग्राम आधे नंबर का, सूत्र की व्युत्पत्ति 2 नंबर की है, बचा हुआ काम आपकी थ्योरी का है। ठीक है, हाँ भाई 10 सवाल ठीक है, इसके आगे के सवाल मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा जैसे मेरे को करवाने चाहिए। मतलब मैं देख लूंगा कि मेरे को कौन सा करवाना है। अब ये तो वापस से कई सवाल, जैसे प्रकाश वाले में सारे करवा दूंगा, सेकंड फिजिक्स के मैं सारे करवा दूंगा, लेकिन जैसे ही 7वां चैप्टर आएगा, 7वें चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है बच्चों में करवा दूंगा। लेकिन अगर 7वें चैप्टर के अदर सवाल हैं तो वो मैं वीडियो आपको बता दूंगा, क्योंकि अपन 7वें चैप्टर का रिवीजन देख चुके हैं। ये भी मेरे को करवाना नहीं होता, मेरे को ऑप्टिक्स से करवाने थे पहले। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में भी आई होगी, और आगे हम ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही है। ठीक है, अब गुड डे, टेक केयर।